हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो सेमेस्टर 1 में जिन बच्चों के पास ये वाला सब्जेक्ट है उनके लिए वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स ऑलरेडी बन चुके हैं। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो समय पे जाए 9667836336 यहाँ पे व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। तो जो आज हमारा टॉपिक है वो है लेसन नंबर 6, यानी कि लेसन नंबर 6 का हम इंट्रो करने वाले हैं, क्योंकि लेसन नंबर 5 तक हम प्रीवियस वीडियो में कवर कर चुके हैं प्रीवियस वीडियोस में, और आज से हम शुरुआत करेंगे लेसन नंबर 6 की। टोटल में के 12 चैप्टर हैं और कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी हो सके ये सीरीज क्या हो जाए, कंप्लीट हो जाए। अब लेसन नंबर 6 में क्या है, प्राइस एंड रिसोर्स एलोकेशन। अब ये प्राइस क्या होता है और रिसोर्स एलोकेशन क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक सिंपल सी बात है, मैंने एक चीज लिखी प्राइस, काफी इंपॉर्टेंट चीज है ये, क्योंकि अगर हम बात करो प्राइस की तो प्राइस को हम डिटरमाइन कैसे करते हैं, उसके लिए हम मार्केट फोर्सेस का नाम लेते हैं डिमांड और सप्लाई। यानी कि किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है और मार्केट में उसकी सप्लाई कितनी है, ये दोनों मिलकर तय करते हैं कि उसका प्राइस क्या होने वाला है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूं कि प्राइस जो है वो एक ऐसी करेंसी है जिसके तौर पे हम उस चीज की वो नापते हैं कि वो चीज कितनी महंगी है या सस्ती है या फिर कितने कॉस्ट की है, तो सबको क्या बोलते हैं, यहाँ पे प्राइस बोल के चलते हैं। फॉर एग्जांपल मान लो मेरे पास ये मार्कर है, अब ये मार्कर 20 रुपए का है, इसका मतलब क्या है कि ये इस मार्कर की कीमत 20 रुपए है और जो किसी डिटरमाइन करी है डिमांड और सप्लाई दोनों ने मिलके, और ये करेंसी की फॉर्म में होता है हमेशा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो यही मार्कर यहाँ पे 20 रुपए का है, अगर मैं ये मार्कर अमेरिका में जाके खरीदूं तो वहां पे क्या रुपी से मिलेगा, यार नहीं भाई डॉलर से मिलेगा। ठीक है, हो सकता सस्ता हो पर डॉलर से मिलेगा, क्योंकि डॉलर की कंपैरिजन में यूं नहीं कि वहां पे जाके $20 का मिलेगा। $20 का मतलब पता है कितना होता है, अगर आपको पता हो तो $20 का मतलब हो गया इंटू में आप अगर 80 भी ले लेते हो जो कि 80 से फालतू वैल्यू है तो 1600 रुपए का मार्कर हो गया, 1600 रुपए का मार्कर यूज करोगे आप। अरे तो ठीक है, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो प्राइस है वो एक करेंसी की फॉर्म में भी होता है। जैसे इंडिया में प्राइस नापते हैं एक करेंसी में रुपीज में, अमेरिका में नापेंगे डॉलर्स में। तो यहाँ पे है 20 रुपए प्राइस, तो यहाँ पे वहां पे जरूरी नहीं कि $20 होगा, वो कम होगा, उससे बहुत कम होगा, हो सकता है पॉइंटों में हो डॉलर्स की वैल्यू। अब यहाँ पे समझो, तो एक चीज तो ये होगी कि प्राइस होता क्या है। दूसरा हमारा क्या होता है, रिसोर्स एलोकेशन क्या चीज होती है। हम लोगों ने एक बात समझी थी इकोनॉमिक्स के अंदर कि इकोनॉमिक्स जो है वो बनाई क्यों गई, क्योंकि रिसोर्सेज है स्केर्स, यानी कि डिमांड क्या है, डिमांड है ज्यादा किससे, सप्लाई से। और जब भी डिमांड फालतू है सप्लाई से, यानी कि हमारे पास रिसोर्सेज क्या है, लिमिटेड है, तो हमें उस रिसोर्सेज को एलोकेट करना पड़ता है अपनी प्रायोरिटीज के अंदर। फॉर एग्जांपल पैसा ही है, तो पैसे सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस जगह खर्च करते हैं जहां पे सबसे ज्यादा जरूरी हो पैसा खर्च करना, जैसे कि नेसेसरी गुड्स। फिर हम लग्जरी गुड्स पे पैसा खर्च करते हैं। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि हमें पता है कि पहले हमें जरूरत की चीजें पर खर्चा करना है और बाद में जो पैसा बचेगा उसमें से कुछ पैसा सेव करना है और कुछ पैसा लग्जरी के लिए यूज करना है। तो क्योंकि डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है, यानी कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ठीक है, लेकिन हमें यूज और उसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो हमें उसे तरीके से एलोकेट करना पड़ता है। और वही चीज हम इस चैप्टर में समझेंगे भी कि रिसोर्स एलोकेशन होता क्या है और किस तरीके से हम रिसोर्सेज को एलोकेट करके चलते हैं। तो आज तो हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ प्राइस की। पहले समझते हैं लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं। तो पहला लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, कंसेप्ट ऑफ प्राइस एंड प्राइस मैकेनिज्म, यानी कि प्राइस होता क्या है और प्राइस किस मैकेनिज्म से काम करता है। तो बात कर चुका हूं प्राइस क्या होता है और प्राइस कैसे डिटरमाइन करते हैं, प्राइस का मतलब क्या होता है। दूसरा हमारे पास क्या है, हाउ द इक्विलिब्रियम प्राइस इज डिटरमाइंड एंड हाउ द चेंज, यहां पे चेंज आएगा, ई लगा लो ना, चेंज इन सप्लाई एंड डिमांड अफेक्ट्स द इक्विलिब्रियम प्राइस। अब एक बात ये आती है कि इक्विलिब्रियम प्राइस का मतलब क्या होता है। अगर मैं यहाँ पे साफ बात बोलूं, इक्विलिब्रियम प्राइस हमारा वो प्राइस है जहां पे डिमांड बराबर हो सप्लाई के, अगर मैं शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो, यानी कि जहां पे डिमांड और सप्लाई दोनों क्या हो, इक्वल हो। और अगर मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो हो सकता है ये वाली बात यहां पे लगे कि एडी बराबर हो एएस के, यानी कि एग्रीगेट डिमांड बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई के। क्योंकि हम सब पढ़ रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स सिर्फ बात करते हैं छोटे लेवल्स पे, बड़े लेवल के वो टच भी नहीं करती, पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है बड़े लेवल को टच करती है। इसमें हम एग्रीगेट डिमांड की बात करते हैं और एग्रीगेट सप्लाई की बात करते हैं। एग्रीगेट यानी कि ऑल ओवर डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई यानी कि ऑल ओवर सप्लाई। तो ये चीज। अब क्या था हमारा इसके बाद जो अगला पॉइंट है, तीसरा पॉइंट जो हमारे पास है वो है अंडरस्टैंड द मार्केट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब ये मार्केट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या है वो समझते हैं। मतलब कि हम मार्केट में रिसोर्सेज को एलोकेट कैसे करते हैं, या फिर जो कोई भी एक सिंगल पीपल है, सिंगल इंडिविजुअल कंज्यूमर, इंडिविजुअल प्रोड्यूसर अपने कैसे रिसोर्सेज को एलोकेट करके चलता है। क्योंकि रिसोर्सेज सबके पास लिमिटेड है, यूनिक कंज्यूमर के पास लिमिटेड है, प्रोड्यूसर के पास भी लिमिटेड है। अब मान लो किसी के पास मान लो 100 एकड़ जमीन है,
तो ये थोड़ा ना होगा जितना मर्जी प्रोडक्शन कर ले इसमें 100 करोड़ में, लिमिटेड प्रोडक्शन होगा, लिमिटेड चीजों की खेती कर सकता है वो। अगर सपोज करो कोई एक किसान है, वो 100 एकड़ जमीन में, 100 करोड़ लिख दिया मैंने, 100 एकड़ जमीन में सपोज करो कोई किसान है, वो 50 एकड़ पे चावल उगाता है, यानी कि राइस उगाता है, और 50 एकड़ पे गेहूं उगाता है, यानी कि व्हीट उगाता है। अब सपोज करो उसको बढ़ानी है चावल की प्रोडक्शन, उसे धीरे चावल में ज्यादा प्रॉफिट है, उसने बढ़ाया यहाँ पे 20 केजी, यानी कि वो बोला है मैं 70 केजी चावल उगाऊंगा। तो अब उसे कहीं ना कहीं इसकी जो क्वांटिटी कम करनी पड़ेगी, तो 50 से कितनी कर देगा वो यहाँ पे 30 कर देगा, क्योंकि उसका 100 एकड़ जमीन है, अगर 70 एकड़ यूज करा चावल के लिए, अब उसके पास 30 एकड़ बची गेहूं उगाने के लिए। तो ये चीज होती है, रिसोर्सेज सिर्फ प्रोड्यूसर के पास नहीं, कंज्यूमर के पास भी क्या होता है, लिमिटेड होते हैं, तो उसे भी तरीके से एलोकेट करना पड़ता है। अब यहां समझते हैं फोर्थ पॉइंट क्या है, अंडरस्टूड कंसेप्ट ऑफ प्राइस सीलिंग। अब प्राइस सीलिंग क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे कि मिनिमम प्राइस क्या होता है, मैक्सिमम प्राइस क्या होता है, वो हम डिस्कस करेंगे इस पॉइंट के अंदर, और प्राइस फ्लोर क्या होता है, एंड हाउ दिस कंसेप्ट यूज्ड टू रेगुलेट द इकोनॉमी, और इसके जरिए कैसे इकोनॉमी को रेगुलेट कर सकते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे आने वाले टॉपिक्स में। अब आता है इंट्रोडक्शन, पहले समझते हैं प्राइस क्या होता है। बता चुका हूं प्राइस क्या होता है, फिर भी देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है। प्राइस इज द नंबर ऑफ यूनिट्स, प्राइस क्या है, नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ करेंसी विच पीपल नीड टू पे टू बाय अ गुड और अ सर्विस। अब प्राइस का मतलब क्या है कि एक, अगर हमें कोई भी गुड्स खरीदनी है, कोई भी सर्विस खरीदनी है, तो उसकी वर्थ होती है, कीमत होती है जो हमें अदा करनी पड़ती है, जिसको हम पे करते हैं। तो वहां पे वो रेट लिखा होता है कि भाई इसकी कीमत कितनी है, तो जब हम उसे पे करते हैं तभी हम उस गुड्स को या फिर सर्विस को यूज कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, प्राइस बोल लेते हैं। तो याद देखो यहाँ पे वही बात लिखी हुई है, प्राइस डिटरमाइंस द वैल्यू और वर्थ ऑफ गुड्स, वो दिखाता है उसकी वर्थ कितनी है उस गुड्स की या सर्विस की। जितने अच्छे गुड्स होंगे, जितनी लग्जरी गुड्स होंगे, जितनी लग्जरी सर्विसेज होंगी, उसका प्राइस भी क्या होगा, उतना ही महंगा होगा। और आप जाओ एक सस्ते से रेस्टोरेंट में, वहां पर उसका प्राइस क्या मिलेगा, चीप सा। आप भी जाओ 5 स्टार होटल में, आप सोचे देखो 5 स्टार होटल में ना टिप्स उतनी देनी पड़ती है हमें, अगर क्योंकि हम जा रहे हैं भाई, तो कोई अब एक सिंपल जाता गरीब आदमी जाएगा नहीं 5 स्टार में, कोई अमीर आदमी गया है 5 स्टार में, तो उसको टिप इतनी देनी पड़ती है जितने में आप रेस्टोरेंट में खाना खा सकते हो, ये सिंपल रेस्टोरेंट में। तो ये फर्क होता है वहां पे। अब इसके बाद क्या है हमारे पास, इक्विलिब्रियम प्राइस। अब इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होता है उसके बारे में बता ही चुका हूं मैं, या तो डिमांड बराबर हो सप्लाई के, या फिर एग्रीगेट डिमांड बराबर हो एग्रीगेट सप्लाई के। फिर पढ़ लेते हैं इसे, इक्विलिब्रियम प्राइस। तो लॉ ऑफ डिमांड व्हिच सेज दैट प्राइस ऑफ एनी गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डिटरमाइंड एट अ पॉइंट वेयर द क्वांटिटी डिमांड विल बी इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाइड। देखो उसने क्या बोला, लॉ ऑफ डिमांड विच सेज दैट प्राइस ऑफ एनी गुड्स, क्योंकि लॉ ऑफ डिमांड ये दिखाता है, डिमांड और सप्लाई की गुड्स के प्राइस क्या होने चाहिए, सर्विसेज विल बी डिटरमाइंड एट पॉइंट, उसे हम एक पॉइंट पे नापते हैं, वेयर द क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पे क्वांटिटी डिमांडेड विल बी इक्वल टू, इक्वल होना चाहिए किसके, क्वांटिटी सप्लाइड के, यानी कि जितनी क्वांटिटी डिमांड की जा रही है उतनी क्वांटिटी मार्केट में सप्लाई हो रही है, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट में इक्विलिब्रियम बना हुआ है, संतुलन बना हुआ है, डिमांड भी उतनी ही हो रही है, सप्लाई भी उतनी ही हो रही है। अब आपको मैं समझाता हूं, अगर मान लो डिमांड ज्यादा है प्राइस से, तो इससे पता है क्या होगा कि मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा क्रिएट हो रही है। अब मान लो ये मार्कर है, मैं कह दूं अकबर इसी मार्कर से लिखता था, अब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी, अरे वाह अकबर का मार्कर, भाई कितना यूनिक पीस है, लोग इसे खरीदना चाहेंगे, महंगी महंगी कीमत है, ये 20 रुपए का, लेकिन लोग होते हैं बेवकूफों से खरीदेंगे इसे, अरे ये तो यूनिक चीज है, ठीक है। तो डिमांड ज्यादा है इसकी, सप्लाई मैं प्राइस बढ़ा दूंगा, लूंगा इसके 2 लाख 5 लाख, ठीक है। लेकिन सपोज करो यहीं पे अगर सप्लाई फालतू हो डिमांड से, जब भी सप्लाई फालतू डिमांड से, तो क्या होता है, प्राइस कम हो जाते हैं चीजों के। इसके बाद क्या है, दिस प्राइस इज आल्सो नोन एज द इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस। इसी को हम पता क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम प्राइस ही बोलते हैं और मार्केट क्लियरिंग प्राइस भी बोलते हैं। यानी कि जब इक्विलिब्रियम प्राइस होता है ना, जहां पे हमारा डिमांड और सप्लाई बराबर है, उसी को हम बोलते हैं यहाँ पे क्या, इक्विलिब्रियम प्राइस और मार्केट क्लियरिंग प्राइस। पहले यहां तक उतार लो, फिर डिस्कस करते हैं इससे आगे का कंसेप्ट। चलो बाकी समझते हैं। अगला टॉपिक क्या है, अंडरस्टैंडिंग द थ्योरी ऑफ प्राइस। अब समझ रहे हैं थ्योरी ऑफ प्राइस काम किस तरीके से करती है। अब यहाँ पे एक हमारे इकोनॉमिस्ट थे खन करके 1984 में स्टेट्स दैट इनका नाम का प्रोनाउंसिएशन देख लेना भाई आप लोग, इन द लॉन्ग रन, कि लॉन्ग रन में प्राइसेस आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई। जो बात की हुई थी कि इन्होंने ये बात थ्योरी दी थी क्या, कि जो प्राइसेस है ना कोई डिटरमाइन कौन करते हैं, एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई। मतलब ये दोनों मार्केट फोर्सेस हैं, या तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होगा, डिमांड और सप्लाई मिलकर डिटरमाइन करेंगे, और मैक्रो में एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई मिलकर ये बात डिटरमाइन करते हैं कि प्राइस क्या रहने वाला है मार्केट के अंदर। तो मैंने कहा था अगर एग्रीगेट डिमांड यहाँ पे फालतू है एग्रीगेट सप्लाई से, तो मार्केट में क्रिएट होगा इन्फ्लेशन, क्योंकि डिमांड बहुत ज्यादा है, तो जो प्रोड्यूसर्स है वो महंगे रेट पे चीजों को बेचना पसंद करते हैं, और अगर सप्लाई ज्यादा है तो ये क्रिएट करेगा डिफ्लेशन। सॉरी सप्लाई ज्यादा है ना,
एएस ज्यादा है किससे, एडी से, तो इसके से क्या होगा, डिफ्लेशन, चीजें सस्ती होंगी। इसके बाद क्या आता है, कंज्यूमर एंड सप्लायर विल ट्राई टू रीच द ऑप्टिमल पॉइंट विच वेयर द बायर विल डिमांड एंड द प्रोडक्ट एंड विल बी विलिंग टू पे थ्राइस व्हाइल सप्लायर्स विल कीप सप्लाइंग द प्रोडक्ट एंड बी विलिंग टू द पे द प्राइस। समझते हैं इस बात को, क्या लिखा हुआ है, कंज्यूमर एंड सप्लायर विल ट्राई टू रीच द ऑप्टिमल पॉइंट, पर इस बात को समझते हैं। अब एक सिंपल सी बात है, कंज्यूमर क्या करता है कि वो अपने रिसोर्सेस को, अपनी इनकम को गुड्स और सर्विस में इस तरीके से यूज करे कि अपने प्रॉफिट को प्रॉफिट बोल रहा हूं यहां पे, सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज कर पाए। इस तरीके से हमारा कंज्यूमर सोचता है। लेकिन सप्लायर का काम ये नहीं है, सप्लायर का काम ये नहीं है, प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना। ठीक है, मतलब तभी ये क्या करते हैं, ये ध्यान देते हैं प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे, ये ध्यान देते हैं सेटिस्फैक्शन को मैक्सिमाइज करने पे, ये चीज। एंड अब देखो, वेयर द बायर विल डिमांड द प्रोडक्ट, और बायर करता है यहाँ पे इसलिए प्रोडक्ट की डिमांड करता है क्योंकि इससे क्या मिलता है, प्रोडक्ट से सेटिस्फैक्शन। यहाँ पे एक टर्म एक और आता है, उसको समझाता हूं। एक टर्म होता है मोनोटोनिक प्रेफरेंस। मोनोटोनिक प्रेफरेंस, पता है आपको मोनोटोनिक प्रेफरेंस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है ना, वो ऐसा सोचता है कि मेरे पास जितनी फालतू गुड्स होंगी, जितनी फालतू सर्विसेज होंगी, मेरा प्रॉफिट मतलब जो भी सेटिस्फैक्शन हो उसका लेवल भी क्या होगा, उतना ही ज्यादा होगा। तो वही बात यहां पे है। तो कंज्यूमर एंड सप्लायर विल ट्राई टू रीच द ऑप्टिमल पॉइंट वेयर द बायर विल डिमांड द प्रोडक्ट एंड बी विलिंग टू पे थ्राइस, और वो पैसे देने तैयार होता है। व्हाइल सप्लायर विल कीप सप्लाइंग द प्रोडक्ट एंड बी विलिंग टू पे द प्राइस, while suppliers will keep the supply and the product to fulfill their demands and make profits। और जो सप्लायर का काम क्या होता है, डिमांड्स को फुलफिल करना। मतलब कंज्यूमर चाहता है कि जितने मर्जी वो गुड्स को एक्वायर कर सके, उसके लिए वो पैसा लौटाने के तैयार रहता है। लेकिन और वही काम और सप्लायर करता है, उसी डिमांड को फुलफिल करने की कोशिश में लगा रहता है कि वो पैसा कमा सके, प्रॉफिट कमा सके, ताकि डिमांड्स को फुलफिल करे और मेक प्रॉफिट जनरेट करे अच्छा खासा। तो दोनों का अपना अपना पर्पस है, दोनों चाहते हैं कि जो सेटिस्फैक्शन है वो मैक्सिमम हो। उसके लिए सेटिस्फैक्शन का मतलब क्या है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसके लिए क्या है कि भाई ये गुड्स को फटाफट जल्दी एक्वायर करना चाहता है कि जितनी फालतू गुड्स सर्विसेज में यूज करूंगा मुझे सेटिस्फैक्शन उतना ही ज्यादा अच्छा मिलेगा। अब एक और पॉइंट क्या है, कंज्यूमर विल कीप डिमांडिंग द प्रोडक्ट एट द पॉइंट वेयर द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। अब ये चीज ध्यान रखना, कंज्यूमर जो है वो उस गुड्स की डिमांड जब तक करता रहता है जब तक प्राइस जो है वो मार्जिनल कॉस्ट के बराबर है, जब तक प्राइस जो है मार्जिन कॉस्ट के बराबर है, ये चीज ध्यान रखना। और प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड सर्विसेज, अब मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है कि एडिशनल कॉस्ट कितनी आ रही है उसे बनाने के ऊपर, एडिशनल कॉस्ट क्या आ रही है, कितनी आ रही है। इसके अलावा एक टॉपिक की बात करेंगे यूटिलिटी के ऊपर आने वाली वीडियोस में, ठीक है, वो हम वहां समझेंगे। लेकिन मार्जिनल कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे सपोज करो एग्जांपल देता हूं, मैंने पहला मार्कर बनाया 15 रुपया खर्चा आया, दूसरा मार्कर बनाया, अब जो टोटल खर्चा हो गया है वो 15 से कितना हो गया है, 30। तो ये जो एडिशनल खर्चा है ना 15 रुपए का एक मार्कर और बनाने की वजह से, इसको हम बोलते हैं एडिशनल कॉस्ट, इसी को हम क्या बोलते हैं, मार्जिनल कॉस्ट। तो ये कॉस्ट का मतलब होता है खर्चा, कितना खर्चा आया है और क्या बनाने में, एडिशनल प्रोडक्ट को बनाने में, उसको हम बोलते हैं मार्जिनल कॉस्ट। तो कंज्यूमर जब तक चीजों की डिमांड करता रहता है जब तक प्राइस जो है वो इसके बराबर है, ये चीज ध्यान रखना, तो तब तक वो यहाँ पर डिमांड करना नहीं छोड़ेगा। तो ये था हमारा एक, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस चीज को ध्यान रखना। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, इसके बारे में हम और डीप में स्टडी करेंगे आने वाली वीडियोस में, जहां पे हम इसके टॉपिक्स को और डीप में समझेंगे, ठीक है। और उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद जरूर आई होगी, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। और इस वीडियो का कंटेंट मतलब इस चैप्टर कंटेंट वो मेरी वेबसाइट पे भी अपलोड हो जाएगा, उसका लिंक आपको मिल जाएगा मेरी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, उस पर क्लिक करना आप डायरेक्टली मेरी वेबसाइट पे पहुंच जाओगे, ठीक है, जहां पे इस वीडियो से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर्स आपको वहां पे मिल जाएंगे, ठीक है। अब जिसको ऐसे जो उतार सकता है मैं बोर्ड के सामने से।